प्रधानमंत्री ने अपने एक भाषण के दरमियान एक कहानी सुनाई, एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि एक लड़का चाय बनाने वाला चाय बनाता है और चाय बनाने के लिए वो नाले में एक पाइप डालता है और उस पाइप के ऊपर एक ढक्कन भी होता है, कवर होता है, और उससे उतनी गैस निकलने लगती है कि उसका चूल्हा जल जाए। अब वो उस पाइप से निकलने वाली जो गैस है उससे चूल्हा जलाता है और चाय बनाता है, सबको पिलाता है। ये कहानी सुनकर के कुछ लोगों ने कहा हाउ और कुछ लोगों ने कहा वाव, लेकिन इसमें ताज्जुब करने की कोई बात नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी दिखा रहा हूं जिसे भारत के किसानों को भी देखना चाहिए, भारत के जवानों को भी देखना चाहिए और उन्हें भी देखना चाहिए जो अपने भविष्य की ओर देखते हैं। यहाँ पर राजेंद्र शिकारा मेरे पास में है। डॉक्टर राजेंद्र शिकारा बैंकर रहे हैं, बैंक में अधिकारी रहे हैं, लेकिन कुछ नया करने की इच्छा भर थी और उस इच्छा से आप यहाँ देख रहे हैं ये जो गाड़ी चल रही है उसी नाले का जो स्लज होता है उसी से चल रही है। एसटीपी प्लांट का जो स्लज होता है, गाद होती है, उसी से चल रही है। जो उसकी गंदगी होती है उसमें जो गैस छिपी रहती है। तो जो आपके शहर में जो गंदे नाले हैं उन नालों से जो एसटीपी प्लांट और यहाँ सब जो स्लज आता है उस गाद से जो गैस निकलती है, यहाँ पर 1 किलोमीटर दूर नाला है, वहाँ पर एसटीपी प्लांट है और वहाँ से जो वो गाद है उस गाद से निकलने वाली गैस को यहाँ 1 किलोमीटर तक पाइप के ज़रिए लाया गया है। यहाँ पर ही उसका कंप्रेसर लगा है। यहीं पर यहाँ जो सिलेंडर्स हैं 20-20 सिलेंडर्स की एक यूनिट आप देख रहे होंगे उधर है। और फिर वहाँ से ये आप देख रहे हैं ये कोई सीएनजी नहीं है, ये वो कोई पाइपलाइन से गैस नहीं आई है, ना ये ईरान से आई है, ना ये तुरान से आई है। ये यहीं पर जो गंदा नाला है उस नाले की जो गैस है, उस गैस से जो गैस निकलती है उस गैस में जो मीथेन है और CO2 है और बाकी जो गैसें हैं उनको सेग्रीगेट करके 90% 90% मीथेन यानी प्योर गैस, वो गैस यहाँ पर आई और यहाँ से आपने देखा कार में भी ये गैस यहाँ पर भरी जा रही है। आप देख सकते हैं, मतलब वेस्ट को बेस्ट तम बनाने की जो तकनीक है वो आ चुकी है, भारत में है। आप देखेंगे यहाँ ये सब मीटर चालू हो गया है, गैस भरने का काम चालू हो गया है। ये जीरो जो है वो दौड़ पड़ा है कुछ अंकों की तरफ। और आप ये नीचे भी देखेंगे ये एनारोबिक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये इनोवेशन और इनिशिएटिव चल रहा है। ये कैसे आइडिया आया, कैसे ये शुरू किया, इस सब को सबसे पहले डॉक्टर साहब जो हैं वो हम लोगों को एक बार शेयर करेंगे। जी डॉक्टर साहब। जी, ये मेरी एक इच्छा थी कि मैं रिटायरमेंट के बाद कोई ऐसा काम करूं जो वातावरण के लिए अच्छा हो, सोशली डिज़ायरेबल हो और साथ साथ कमर्शियली वायबल भी हो। तो मैं बायो सीएनजी प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया और ये हमने बायो सीएनजी प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें हम वेस्ट, जो सबसे गंदा वेस्ट भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जो सबसे निकृष्ट वेस्ट है ह्यूमन फीसेस, वो जो नाले में आता है उसकी जो स्लज निकलती है उससे हम लोग सीएनजी का उत्पादन करते हैं और यहाँ सीएनजी गाड़ियों में भरी जाती है। तो यही हमारा प्रोजेक्ट है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जहाँ पर हम खड़े हैं ये जगह हरिद्वार है, ये लक्सर रोड है और इस लक्सर रोड पर ये जो प्लांट है यहाँ पर एक दिन में कितनी गाड़ियाँ हैं जो सामान्यतः जो आप जिनको एनर्जी देते हैं? सामान्यतः यहाँ 70 से 100 गाड़ियाँ भरी जाती हैं और उस गाड़ियों में सभी कुछ है, ट्रक भी हैं, कारें भी हैं और 3 व्हीलर्स भी हैं। एक चीज़ और है डॉक्टर साहब जिसको अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहिए। ये जो इसकी कैपेसिटी क्या है और इसकी जो एक तरह से लागत है वो क्या है और इसका जो आउटपुट है, ठीक है, वो कैसे आप कहाँ तक आ पाया?
ये हमारा प्लांट 1 टन पर डे सीबीजी का है। 1 टन मीथेन या 1 टन कंप्रेस्ड बायोगैस हमारा कैपेसिटी है। अभी तक हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 700 किलो पर पहुंच पाए हैं। हमारे प्रयास चालू हैं कि हम जल्द से जल्द 1000 किलो पर पहुँचें। इसकी लागत करीब करीब 5.5 करोड़ आई है, जिसमें से 2 करोड़ 15 लाख टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने दिया है और बाकी हम लोगों ने कुछ 1 करोड़ कैपिटल लगाई है और बाकी बाहर से अपने लोन्स लिए हैं। MNRE ने कुछ सब्सिडाइज किया? MNRE सब्सिडी एप्लीकेशन हमारी उनके पास है, वो लोग उसको प्रोसेस कर रहे हैं। अभी वो सब्सिडी जो है वो कितनी कॉस्ट की है? सब्सिडी करीब करीब हमको 48 लाख के करीब मिलेगी जी। 48 सब्सिडी MNRE देती है जितनी आपकी गैस की क्वांटिटी है उसके ऊपर। बिल्कुल। तो हमारे हिसाब से इतनी ही मिल पाएगी हमको। मतलब आप समझ रहे हैं, ये 1000 किलो गैस का प्रतिदिन उत्पादन करने की ये कैपेसिटी का प्लांट है। 700 इसमें किलो गैस जो है वो पर डे प्रोडक्शन हो रहा है। 300 किलो का लक्ष्य उसे और मीट आउट करना है। हम अब धीरे धीरे एक तरह से इसके पीछे के स्टेप्स पर चलते हैं। सबसे बाद में मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहां से ये प्लांट शुरू होता है, लेकिन इसके पहले का जो स्टेप है, यहाँ पर गैस कहाँ से आती है, सबसे पहले उस पर चलते हैं। आइए। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये स्टोरी मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हमने आपको फाइनल आउटपुट जहाँ से गैस भरी जा रही है वो दिखाया। इसके पीछे गैस कहाँ से आ रही है अभी आप ये देखिए इसका दूसरा। अब आप CNG के जो सिलेंडर हैं, CNG गैस सेंटर हैं, गैस स्टेशन हैं, अब आपको उसकी याद जो है थोड़ा सा आ गई होगी। ये सिलेंडर के कास्केट जो हैं, 20-20 गैस सिलेंडर के कास्केट यहाँ पर रखे हैं और यहाँ से ये गैस जो है वहाँ तक जाती है। तो यहाँ इनके बारे में थोड़ा सा आप कुछ बताइए कि ये सिलेंडर किस तरह से। बेसिकली ये स्टोरेज है जहाँ गैस स्टोर की जाती है। क्योंकि जहाँ से गैस बनती है वहाँ से ऐसा तो नहीं हो सकता कि लगातार गैस वाहनों में भरती रहे, इसलिए उसको स्टोर करना पड़ता है। तो ये उसका दूसरा स्टेप है। पीछे की तरफ अगर आप हटते हुए चलें, हम तीसरे स्टेप पर चल रहे हैं। वहाँ आप देखेंगे कि ये यहाँ पर जो प्रेशर इन सिलेंडर्स के अंदर आता है, ये कहाँ से आता है, ठीक है। और उसके बाद फिर चलेंगे, आपको कई दिलचस्प बातें इसमें देखने के लिए मिलेंगी। आइए मेरे साथ। मैंने आपको ऊपर से घटते हुए क्रम में 2 स्टेप अभी तक दिखाए। ये तीसरा स्टेप है, ये कंप्रेसर है और सामान्य जो CNG के गैस पंप हैं, गैस स्टेशन हैं, वहाँ ये तीनों जो बातें हैं, तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी। ये कंप्रेसर जो है क्या है, कितने प्रेशर का है, कैसे काम करता है, कितनी कीमत का है। जब आप अपने यहाँ नाले से या STP प्लांट से आप जब गैस जनरेट कर रहे होंगे, जब आप इस तरह का इनोवेशन कर रहे होंगे, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। जी, गाड़ियों में गैस भरने के लिए करीब करीब 150 से 200 बार का प्रेशर चाहिए, जिससे उनमें एक सफिशिएंट क्वांटिटी भरी जा सके। इसके लिए हमको इस कंप्रेसर की आवश्यकता पड़ती है, जो गाड़ियों में 150, 200, 250 बार तक गैस भर सकता है। इसके बाद यहाँ पर जो आप चौथे स्टेप पर जाएंगे या फिर आखिरी स्टेप पर जाएंगे, ये एक तरह से सामान्य CNG स्टेशन पर वो नहीं मिलेंगे। ये एक तरह से गैस के जनरेशन के पॉइंट हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं चौथा स्टेप। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये पॉलीथीन जैसी, दरअसल ये 50 क्यूबिक मीटर का ये गुब्बारा है। इस गुब्बारे में गैस आती है। ये छोटी सी मशीन ये यहाँ पर लगी है। ये दोनों एक ही स्टेप हैं। ये स्टेप क्या है, कैसे वर्क करता है, ये हम यहाँ पर डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहें। जी, जो भी CNG या बायो CNG वहाँ बनती है प्लांट में, वो पाइपलाइन के थ्रू इस बैलून में आती है और इस बैलून से ये ब्लोवर हमारे कंप्रेसर में ले जाता है। तो इससे आप नेचर के लिए, समाज के लिए कितना सपोर्टिव इनिशिएटिव मानते हैं? जब हम किसी भी फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पेट्रोल है, डीजल है या CNG है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो ज़मीन के अंदर कार्बन दबा हुआ है, उस कार्बन को हम एटमॉस्फेयर में फेंक रहे हैं। इसी की वजह से कार्बन बढ़ रहा है, कार्बन एमिशंस बढ़ रहे हैं और सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं। अब अगर हम उसकी जगह बायो CNG का इस्तेमाल करें तो वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। कैसे सॉल्व हो सकती है? आपके पास एक वेस्ट है, गोबर है, सीवेज स्लज है या और भी वेस्ट है, जैसा आपने देखा होगा पत्ते सड़ते रहते हैं, कूड़ा सड़ता रहता है,
तो उसमें क्या होता है कि जो गैसेज हैं, जो उसका कार्बन है, वोलेटाइल कार्बन है, वो एटमॉस्फेयर में जाता है और उससे कार्बन एमिशंस बढ़ते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें कि उसी गैस को, उसी कार्बन को जो एटमॉस्फेयर में ऐसे ही जा रहा है, रिसाइकल करके फ्यूल की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि पहले चारा हुआ, गाय ने चारा खाया या हमने भोजन खाया, तो जो भोजन हम खा रहे हैं वो कार्बन कैप्चर के द्वारा ही बना है। भैंस ने गोबर दिया, हम लोगों ने शिट की, उसी को पकड़ कर हमने डाइजेस्टर में डाला, उसी कार्बन को हमने एनर्जी में कन्वर्ट किया और उसके बाद वही कार्बन गाड़ी में गया, वही गैस गाड़ी में गई और वो फिर एटमॉस्फेयर में चला गया। तो दिस इज़ बेसिकली कार्बन का रिसाइकलिंग कर रहे हैं हम। 1 ग्राम भी कार्बन हम नेट उसमें एटमॉस्फेयर में ऐड नहीं कर रहे, पूरा का पूरा कार्बन रिसाइकल हो रहा है। मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है या वो बर्न होकर के खत्म हो जाता है? बर्न होकर भी एटमॉस्फेयर में तो जाएगा ही। भाई सीएनजी है, वो बर्न होगी तो CO2 बनेगी, एटमॉस्फेयर में जाएगा ही। लेकिन ये कौन से CO2 है? ये वो कार्बन है जो ऑलरेडी कैप्चर हो चुका है। तो जब हम बायो सीएनजी को गाड़ी में डाल रहे हैं तो इसका वातावरण के ऊपर जो कार्बन एडिशन है वो 0 है। आपका सपना क्या है? मेरा सपना है भारतवर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा बायोगैस प्लांट हो और हम जितना फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस कर सकते हैं बायो सीएनजी से रिप्लेस करें। जहाँ तक इस प्रोजेक्ट का सवाल है, बायोगैस के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। हमारा प्रोजेक्ट इस मायने में अलग है चूँकि हमारा एक फुल्ली इंटीग्रेटेड यूनिट है। अपना बायोगैस प्लांट है, अपना अपग्रेडेशन प्लांट है, अपनी पाइपलाइन है और अपनी ब्रांड के नाम से अपना ही रिटेल आउटलेट है। तो इस तरह का इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट भारतवर्ष में ये शायद दूसरा ही है जहाँ तक मेरी समझ है। जहाँ तक युवा पीढ़ी के लिए मेरा सवाल वो है, ये एक अलग तरह की इंडस्ट्री है। आप कपड़े की इंडस्ट्री ले लो, स्कूटर की ले लो, कार की ले लो, जूते की ले लो, किसी भी चीज़ की ले लो, वहाँ सेंट्रल प्रोडक्शन होता है, यानी कि बहुत लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन एक जगह होता है, उसमें उनकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती हैं। लेकिन और एक जगह प्रोडक्शन होने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये प्रोजेक्ट ऐसे हैं चूँकि ये वेस्ट से बन रहा है, इसमें आप रॉ मटेरियल को बहुत दूर ले जा नहीं सकते। तो क्या होगा कि आपको छोटे छोटे प्लांट जगह जगह लोकल लगाने पड़ेंगे। तो ये डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन, डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन, उस मॉडल पर ये चलेगा। जब डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन होगा तो लोकल लोगों को रोज़गार मिलेगा। और ये क्या है, गोबर है, स्लज है, इसके अंदर कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी जाएगा नहीं। जो छोटे लोग हैं वही इसके अंदर जाएंगे। हालांकि मैनेजमेंट वालों की भी ज़रूरत पड़ेगी जब ये लार्ज स्केल पर हो जाएगा, लेकिन इसमें छोटे लोग 100% आएंगे जिनको रोज़गार चाहिए और लोकल लोग आएंगे। लोकल स्तर पर जनरेट होगा एम्प्लॉयमेंट। लोकल लेवल पर ही हम ये इस तरह के कंसेप्ट बताएंगे लोगों को कि भाई ये कार्बन रिसाइकलिंग है, तो एक नई तरह की चेतना जागृत होगी और इस तरह की एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल, मतलब आप समझ सकते हैं 1000 किलो गैस जो है, बायोगैस, बायो सीएनजी यहाँ पर जनरेट करने की कैपेसिटी का ये प्लांट है। और इसे जनरेट करने के लिए आपको बायो वेस्ट चाहिए कितना? 10 टन। हमको देखिए करीब 50 क्यूबिक मीटर तो स्लज हम लेते हैं जी। अगर हमको गोबर लेना है तो करीब 20 टन गोबर चाहिए। अगर हमको प्रेस मड लेनी है तो करीब 40 टन प्रेस मड चाहिए। ये मटेरियल हमारे हैं इस तरह से। बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे कि क्या इस दिशा में भी आपने कुछ सोचा है कि आप खुद मेंटरशिप करें, आप लोगों के साथ कोलैबोरेशन करें जो युवा आपके साथ जुड़ना चाहें? बिल्कुल, हमने सोचा है। जिस दिन हमारा ये प्रोजेक्ट 1000 किलो गैस हम बना लेंगे, अभी तक हम 700 किलो पे पहुँचे हैं, उस दिन हमारी ये प्लानिंग है कि हम लोगों को आमंत्रित करें, लोकल स्तर पर हमारे साथ मिलकर आप प्लांट लगाइए। हम 10%, 20%, 25% इक्विटी रखेंगे, बाकी लोकल लोग रखें। उस इक्विटी में फार्मर भी अपनी इक्विटी रखें, मतलब डिसेंट्रलाइज हो। 100-200 लोग मिलकर, फार्मर है गोबर से बनाएगा, नेपियर ग्रास उगाएगा, तो वो भी थोड़ा 1%, 2% इक्विटी रखा और एक आदमी मेजर स्टेक होल्डर हो जो उस प्लांट का पूरा देख रेख करेगा। ऐसी हमारी प्लानिंग भविष्य के लिए है और यही मेरा युवकों से कहना है कि हमारे साथ जुड़िए और इस एक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। तो आइए चलते हैं STP प्लांट पर। दरअसल वेस्ट को एनर्जी में और एनर्जी को प्रॉस्पेरिटी में कन्वर्ट करने की कहानी जो है वो यहाँ से शुरू होती है। ये STP प्लांट है और उसमें जितनी भी गाद बैठती है उस गाद को बायोडाइजेस्टर के भोजन के तौर पर यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है। ये आप पीछे देख भी रहे हैं।
ये गाद यहाँ कितनी आती है, इसका साइज क्या है, यहाँ कितने इस तरह के कलेक्शन पॉइंट हैं, ये एक बार आप हमें जी, जैसा आपने कहा ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। वहाँ पानी की सफाई की जाती है। सफाई का मतलब ये है उसकी जो गंदगी है वो नीचे बैठाई जाती है। वो गंदगी या गाद जो कहा वो आपने इस सम्प के अंदर आ जाती है। इसमें एक बार में करीब 27 क्यूबिक मीटर गाद या स्लज, उसका टेक्निकल वर्ड स्लज है, वो यहाँ आती है। 3 बार हम ये स्लज लेते हैं, करीब 80 क्यूबिक मीटर। ये स्लज डाइजेस्टर में फीड की जाती है। ये बेसिकली डाइजेस्टर का भोजन है, या कह सकते हैं हमारे लिए रॉ मटेरियल। और डाइजेस्टर ही इसे पचा करके इसकी गैस बना देता है। ये गैस उस डाइजेस्टर में कहाँ बनती है, आइए वो डाइजेस्टर आपको दिखाते हैं, और फिर गैस कहाँ होल्ड होती है वो होल्डर भी दिखाते हैं। आइए, ये इनोवेटिव भारत है, और इनोवेटिव भारत में आज आप देख रहे हैं कि वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करके आप कैसे एक बायो सीएनजी प्लांट बना सकते हैं। रोड पर आप लोगों को अपनी उस सीएनजी को बेच सकते हैं। ये हरिद्वार में हम हैं, और आप यहाँ देख रहे हैं मेरे पीछे कि बड़े बड़े 2 इस्टेब्लिशमेंट हैं। इनको क्या कहा जाता है, इनकी लंबाई चौड़ाई क्या है, इनका वर्किंग जो करने का तरीका है वो क्या है। जी डॉक्टर साहब। जी, सो 2 स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं इनको हम डाइजेस्टर बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, और यही बायो सीएनजी का आधार है। बायो सीएनजी की शुरुआत यहीं से होती है। इन डाइजेस्टर्स में जो गैस बनती है उसको बायोगैस कहते हैं, जिसको आम भाषा में गोबर गैस कहा जाता है। तो जो भी आपने पहले मटेरियल देखा, जो हमने स्लज दिखाई आपको, उसको इन दोनों में फीड किया जाता है। इन दोनों का कंबाइंड वॉल्यूम 3000 क्यूबिक मीटर है, और एक दिन में इनमें करीब 100 क्यूबिक मीटर स्लज या दूसरा मटेरियल, चाहे वो गोबर हो या प्रेस मड हो या कुछ और हो, वो फीड किया जाता है। और 100 से थोड़ा सा कम निकाला जाता है, क्योंकि उसकी गैस भी बन जाती है। क्या इसमें कुछ गोबर भी आप ऐड करते हैं? गोबर मिलाना ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया है, एनारोबिक बैक्टीरिया जिससे गैस बनती है, वो गोबर के अंदर ही उपलब्ध होता है। बिल्कुल, किसानों को इस बात से और ज़्यादा खुशी होनी चाहिए कि वो जो गाद है उससे गैस नहीं बनेगी, लेकिन उसमें अगर आपने गोबर मिला दिया तो गोबर में वो बैक्टीरिया है, जिस बैक्टीरिया का नाम एनारोबिक है, मतलब जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही काम करता है और जीवित रहता है, वो इसमें एक्टिव हो जाता है, और उसकी वजह से ये गैस बनती है। और ये गैस कहाँ पर होल्ड होती है, वो इसके पीछे होल्डर हैं, 4 होल्डर बने हुए हैं। वो कैसे वर्क करते हैं, आइए ये भी देखते हैं। जो बायोगैस डाइजेस्टर्स में बनती है, बायोगैस या गोबर गैस, वो ये ब्लोवर्स लगे हैं। इन ब्लोवर्स के थ्रू ये गैस होल्डर्स हैं 2, इन 2 गैस होल्डर्स में चली जाती है, जहाँ बायोगैस स्टोर रहती है। जब हमको अपना प्लांट चलाना है, सीएनजी बनानी है, तो इसमें से फिर हम अपनी रिफाइनरी में ले जाते हैं। बिल्कुल, आप समझ गए। यहाँ पर जस्ट यहाँ जो बायोगैस प्लांट में गैस बन रही है, उस गैस को यहाँ पर होल्ड के लिए या स्टोरेज के लिए यहाँ पर ये 2 चैम्बर बनाए गए हैं। यहाँ से जो मेन सबसे इशू है, मेन सबसे जो मामला है, वो है रिफाइनरी का, जहाँ इस गैस को रिफाइन किया जाता है और इस लायक बनाया जाता है जिससे आपकी कार चल सके, आपकी बस चल सके, आपका ट्रक चल सके। और वो रिफाइनरी यहाँ पर अपनी ही है, वो कैसे काम करती है वो समझने वाली बात है। आइए, हमने आपको दिखाया कि कैसे जो गंदा पानी था उससे जो स्लज बनी, उस स्लज को कैसे डाइजेस्टर तक पहुंचाया गया, डाइजेस्टर में जो गैस बनी उसे कैसे गैस होल्डर तक, जो गैस स्टोरेज थे उनमें पहुंचाया गया, वहां से पाइप के थ्रू यहाँ पर उस गैस को प्योरीफाई किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, उसके कौन से स्टेप हैं, ये सब बताएंगे हमें डॉक्टर राजेंद्र सिकारा। जी डॉक्टर साहब। जी, जो बायोगैस उसमें बनती है डाइजेस्टर्स में, उसको इस रिफाइनरी में सीएनजी में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले गैस वहाँ से अंडरग्राउंड पाइपलाइन के थ्रू, ये जो 2 टावर आप देख रहे हैं ग्रे कलर के, इनमें जाती है। इन टावर्स में गैस की धुलाई होती है, नीचे से गैस जाती है, ऊपर से पानी गिरता है, तो उसके जो पार्टिकल्स वगैरह हैं वो सब उसके सेटल हो जाते हैं। उसके बाद धुलाई के बाद गैस हमारी रिफाइनरी में जाती है। आप आइए, रिफाइनरी की प्रोसेस में आपको समझाता हूँ। बिल्कुल। तो रिफाइनरी में आप देखेंगे कि किस तरह से वहां पर जो वो बैलून आपने फूलते हुए देखा था, यहां से गैस उस 1 किलोमीटर तक कैसे पहुंचती है और उस बैलून तक कैसे पहुंचती है। आइए,
आपके पशुओं का गोबर, ह्यूमन वेस्ट, आपके घर से निकलने वाला कचरा, आपके पेड़ पौधे और उन सबसे इकट्ठा होने वाला जो कूड़ा, वो सब कैसे बायोशक्ति बनता है, ये आप इस रिफाइनरी में देखेंगे भी और समझेंगे भी। आइए डॉक्टर साहब एक बार बताएं दर्शकों को। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये बायो सीएनजी और सीएनजी में फ़र्क क्या है। जी। एक अवधारणा है कि सीएनजी तो ज़मीन से निकलती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है क्या, इसके क्या सरकार ने कुछ मानक तय किए हैं? मानक तय किए हैं एक IS 15958, जिसके हिसाब से सीएनजी क्या है। सीएनजी में 90% मीथेन होनी चाहिए और बाकी 10% दूसरी गैसेस हो सकती हैं। अब सीएनजी तो ज़मीन में से निकलती है, लेकिन सीएनजी को आप आर्टिफिशियली भी जनरेट कर सकते हो वेस्ट से। जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसका टेक्निकल नाम बायो सीएनजी या CBG कंप्रेस्ड बायोगैस है। इसके लिए भी सरकार ने एक मानक तय किया 16087। अकॉर्डिंग टू 16087 CBG या बायो सीएनजी में करीब नहीं, कम से कम 90% मीथेन होनी चाहिए। तो आप देखेंगे सीएनजी और CBG दोनों के मानक एक ही हैं। दोनों के अंदर जो फ्यूल का सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है, वो मीथेन है। तो अब सवाल ये है कि बायोगैस को सीएनजी में हम कैसे कन्वर्ट करें। मैंने बताया सीएनजी और बायो सीएनजी दोनों में कम से कम 90% मीथेन होनी चाहिए। बायोगैस क्या है? बायोगैस के अंदर मुख्य तौर पर 3 गैस होती हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2S। अगर हम बायोगैस को इस तरह से प्यूरिफाई कर दें कि उसमें 90% मीथेन चली जाए और बाकी 10% दूसरी गैसेस रह जाएं, तो उसमें और सीएनजी में कोई फ़र्क नहीं बचता है, वो सीएनजी बन जाती है। तो इस रिफाइनरी में हम CO2 और H2S को बायोगैस से अलग करते हैं और प्योर मीथेन बचती है जो सीएनजी है। तो जैसा आपने देखा था, सबसे पहले गैस की यहाँ धुलाई होती है, उसके बाद गैस ये जो 2 टावर, ये 3 टावर हैं, इनके अंदर जाती है। इन टावर्स के अंदर H2S उसमें से निकल जाती है। H2S निकल जाने के बाद उसके अंदर CO2 और मीथेन बचती है। उसको फिर हम वो जो अगले 2 टावर हैं उनमें ले जाते हैं। उसके अंदर केमिकल भरा हुआ है। वो केमिकल पर जब हम CO2 और इसके मीथेन बायोगैस जो CO2 और मीथेन का मिक्सचर है, जब उसके अंदर हम डालते हैं कुछ प्रेशर पर, 0.8 बार के प्रेशर पर, तो CO2 उस पर एब्जॉर्ब हो जाती है। 2 शब्द है, एक एब्जॉर्ब और एक एड्जॉर्ब। एब्जॉर्ब के अंदर जो भी चीज़ एब्जॉर्ब होती है वो उसके अंदर तक चली जाती है। एड्जॉर्प्शन में चीज़ अंदर नहीं जाती, वो ऊपर चिपक जाती है। तो उस केमिकल के ऊपर CO2 चिपक जाती है और मीथेन ऊपर रह जाती है। उसके बाद मीथेन को वहाँ से इवैक्यूएट कर लिया जाता है। अब सवाल है, CO2 वहाँ चिपकी रह गई है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर या सक्शन क्रिएट करते हैं, तो CO2 को वहाँ से सक कर लिया जाता है। CO2 को सक कर लिया तो वहाँ जो मीडिया है हमारा वो रीजनरेट हो जाता है और वो दोबारा से वही काम कर सकता है। उसके बाद मीथेन को हम ये जो बड़ा वाला चैम्बर आप देख रहे हैं इसके अंदर ले जाते हैं। यहाँ से एक फीड हमने लिया हुआ अपने एनालाइज़र में जो ऑनलाइन रीडिंग देता है। अगर हमारी गैस की क्वालिटी एज़ पर स्टैंडर्ड है तो वो अगले वाले स्टोर में जाएगी, और अगर उसके हिसाब से नहीं है तो वो वापस रिफाइनरी में प्यूरिफिकेशन के लिए आ जाएगी। बिल्कुल। और अगर ये जो प्योरीफाई गैस है, ये गैस यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जहाँ हमने आपको दिखाया था, वहाँ पर एक छोटे से पाइप के थ्रू एक प्रेशर से यहाँ से जाती है और जाकर वहाँ उस गुब्बारे को फुलाती है। गुब्बारे से वो ब्लोअर के थ्रू वो वहाँ पर जो प्रेशर कंप्रेशर है, कंप्रेशर तक जाती है, सिलेंडर तक जाती है, सिलेंडर से आपकी आपकी गाड़ियों तक पहुँचती है डिस्पेंसर के थ्रू। तो ये उसकी पूरी कहानी है। यहाँ से वो पाइप कहाँ से निकलता है, आप एक बार बस वो आखिर में देखिए और उसके बाद आपको ये पूरी कहानी समझ आएगी। आइए, जब आदमी समस्याओं को देखता है और उन समस्याओं का समाधान पाने का कोई आइडिया उसके दिमाग में आता है और दिमाग की बत्ती जलती है, तब होता है इनोवेशन। जी हाँ, ये इनोवेटिव भारत है और डॉक्टर राजेंद्र शिकारा जैसे लोगों ने इस भारत को इनोवेशन के ज़रिए बुलंदियों तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को हम सलाम करते हैं। और ये जो पूरा का पूरा जो आपने कार्य क्षेत्र देखा, एक एक स्टेप को आपने देखा,
उसका जो प्रतिफल है वो इस पाइप के जरिए निकलता है। ठीक कह रहा हूँ ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो गैस उस स्टोरेज में आई थी वो इस कंप्रेसर के थ्रू और उसके बाद इस पाइपलाइन के थ्रू वहीं पहुंच रही है जो हमारा फिलिंग स्टेशन है। कितनी दूर? करीब करीब 1 किलोमीटर। 800 कितना गहरा पाइप है? पाइप है 5 फीट से लेकर 12 फीट तक का, जगह जगह पर अलग अलग लगाया गया है। तो ये प्रोडक्शन का आखिरी चरण है, ये स्थान प्रोडक्शन का आखिरी चरण है, और जो गुब्बारा आपने देखा था वो सेलिंग का पहला चरण है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और डॉक्टर साहब ने जो ये सब दिखाया, बताया, किया, और एक बैंकर, ना कोई साइंटिस्ट, ना इंजीनियरिंग की भी शायद कोई बैकग्राउंड नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने आसानी से ये सब कर लिया। इस सब को देखकर मेरे जैसा आदमी भी रोमांचित है, या कहूँ मैं रोमांचित हूँ इस बात को लेकर कि अगर सब मिलकर सोचें, मिलकर बढ़ें, तो जाहिर तौर पर हम क्या नहीं कर सकते। जैसे अगर 1000 पशु जो एक गांव में हैं और आसपास के कुल मिलाकर के गांव हैं, वहां के 10,000 पशुओं को अगर आप एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं, या 1,000 पशुओं का भी प्लेटफॉर्म बनाते हैं और उन सबको कंबाइन करते हैं, और जो ह्यूमन वेस्ट है उसको भी कंबाइन करते हैं, तो और जो बाकी आपके पास वेस्ट है उसको भी कंबाइन करते हैं, तो आप वहाँ पर जो 1,000 टन के आसपास अगर आप कचरा वहाँ पर ले आते हैं, तो इसका मतलब कितनी रोजाना आप गैस जनरेट कर सकेंगे? 1,000 टन से तो हम करीब करीब 10,000 किलो जनरेट कर सकते हैं। 100 टन जो आपने बताया, 10,000 जानवर अगर हैं, बिल्कुल, तो 10,000 जानवर से करीब करीब 100 टन गोबर आएगा, जिससे हम 1,000 किलो गैस डेली जनरेट कर सकते हैं। मतलब 1,000 किलो जो CNG, ठीक है, वो रोजाना जनरेट की जा सकती है। और इसका मतलब ये हुआ कि आपके उन 10 गांवों की, जो आपके यहाँ पर कुछ ट्रैक्टर हैं, या फिर आपके यहाँ कार हैं, या आपके यहाँ कुछ व्हीकल हैं, वो सब वहीं पर सब कुछ हो सकता है। ये एक तरह से ऊर्जा का डिसेंट्रलाइज मॉडल है। ये कुल मिलाकर के अगर आपके जो वो पशु हैं वो जो गोबर करेंगे वो आपके खेतों में चारे में जाएगा, वो चारा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, उसी चारे को अगर आप खिलाते हैं तो उससे वो गोबर बनेगा, गोबर फिर चारे में जाएगा, और ये जो इको साइकिल है ये आपकी इस एनर्जी को मेंटेन करने में और आपके उस विकास की गाथा में 4 चांद लगाने में कामयाब होगा। इसमें ज़रूरत इस बात की है कि सरकारें, व्यवस्थाएं और जितने भी विभाग हैं वो अगर इस और अति सक्रियता के साथ और समाज को अगर उसकी पीठ थपथपाते हैं, उसका उत्साहवर्धन करते हैं, ऐसे में जाहिर तौर पर जैसे प्रधानमंत्री ने सोलर अलायंस का गठन करके देश में सौर ऊर्जा को लेकर एक टारगेट रखा है, वैसे ही बायो एनर्जी को लेकर के अगर एक बड़ा टारगेट रखा जाए तो जाहिर तौर पर आप देखेंगे कि हर गांव और एवं शहर भी शायद, ठीक है, वहां पर भी ये सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता की ये कथा, ये कहानी, ये गाथा लिखी जा सकती है। अगर आपने भी कोई इनोवेशन किया है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। हम आपके गांव तक आएंगे, आपके शहर तक आएंगे और दुनिया को दिखाएंगे आपका इनोवेटिव भारत। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।